नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। एक क्या मतलब, दो बड़ी अपडेट है। पहली ये कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उनके डीए में 2% की बढ़ोतरी करी है, जिसकी वजह से डियरनेस अलाउंस टोटल बढ़ करके 60% हो गया है। तो इससे तो आपका सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर के है, वो ये है कि बेसिक पे, मिनिमम बेसिक पे 69,000 की मांग कर रहे हैं। अगर 69,000 बेसिक पे होता है तो उसका मैं कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाऊंगा कि पेमेंट मिनिमम जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनका कितना हो जाएगा, और इसी अनुसार आप इसी आधार पर कैलकुलेट करते जाइएगा कि आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत बड़ा ये मांगे हैं। देखिए, आप जनसत्ता के आर्टिकल देखिए कि जो कर्मचारी यूनियन है, इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि इतना न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव हो, मतलब इतना इनका हो जाए बेसिक पे। अगर हो जाता है बेसिक पे, तो फिर कितना बाकी के लेवल का अगर होगा, ये लेवल 1 मिनिमम वालों का है, तो बाकी का कितना होगा, ये आज की वीडियो में एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसी 8वें वेतन आयोग को लेकर जो भी अपडेट आए मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि वर्तमान समय में 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और 65 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगी हैं। मतलब ऐसे जो केंद्र सरकार के पेंशन ले रहे हैं, पहले कर्मचारी हुआ करते थे। ये केंद्र सरकार की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बात। जब अगर मान लीजिए आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो जब केंद्र सरकार लागू करती है वेतन आयोग, उसी के अनुशंसा पर राज्य सरकारें भी आगे चलकर लागू करती हैं। तो देर सवेर आपके यहाँ भी वेतन आयोग लागू हो जाएगा। हाँ, अगर आप पश्चिम बंगाल या फिर कोई ऐसे राज्य से नहीं है तो, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल की न्यूज़ ये है कि वहाँ पर अब 7वें वेतन आयोग को लागू करने की बात की जा रही है। मतलब वो भी ये अनाउंसमेंट किया गया है, वहाँ के चुनाव में मुद्दा बना हुआ है कि चुनाव अगर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया, अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो 7वें वेतन आयोग लागू करेगी। मतलब अभी वहाँ 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है। बाकी जगहों पर 7वां वेतन आयोग खत्म हो चुका है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। हालांकि अभी वेतन आना बाकी है, क्योंकि जब आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगा तब 2027 के एंड तक वेतन मिलना शुरू हो जाएगा एरियर के साथ, 8वें वेतन आयोग के आधार पर। ठीक है, तो बाकी जो स्टेट के हैं उनमें अमूमन जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान, इनमें थोड़े थोड़े अंतराल पर शुरू हो जाएगा केंद्र सरकार के लागू होने के बाद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इसको लेकर के जो कर्मचारी यूनियन है, आप जानते हो हर जगहों पर यूनियन होते हैं, संगठन होते हैं जो अपने हितों के लेकर के बात करते हैं। जैसे मजदूर यूनियन हो गया, कर्मचारी यूनियन हो गया, वकीलों का यूनियन होता है, रेलवे का यूनियन होता है, मतलब हर जगहों का। तो ऐसे ही कर्मचारी यूनियन और मार्केट के अनुमान के बीच यहाँ पर बात ये आया कि भाई फिटमेंट फैक्टर जो है 3.83 के आसपास रखो। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर रखोगे और वो सैलरी बढ़ करके मिनिमम 69,000 तक पहुँचे, बेसिक वाला यानी लेवल 1 का, यानी जो ग्रुप डी का कर्मचारी है उसकी इतनी सैलरी पहुँचे कम से कम, तब तो जाकर के वर्तमान महंगाई के अनुरूप हम लोग का एक सुटेबल, एक रिस्पेक्टेड अमाउंट मिलेगा। ये कहना है इन मजदूर यूनियन का कि मिनिमम इतना मिलना चाहिए लेवल 1 के कर्मचारियों का, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी जो सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से सरकार कोशिश में है कि ये 1.8 से 2.46 के बीच रखे। तो ये इनको कम लग रहा है, उस वजह से ये डिमांड कर रहे हैं कि 3.83 जितना होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर। अब यहाँ पर समझो ये फिटमेंट फैक्टर है क्या। फिटमेंट फैक्टर साथियों, ये वो फैक्टर होता है जिसकी वजह से सैलरी में, बेसिक पे में जिसका मल्टीप्लिकेशन होता है जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो। फॉर एग्जांपल, और 10 साल में एक बार वेतन आयोग लागू होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछला वेतन आयोग आया था 2016 में, फिर उसके बाद 2016 के बाद 2026 में 10 साल बाद 8वां वेतन आयोग लागू करना था। तो 2016 में जो आया था तो वो 6ठे वेतन आयोग की बेसिक पे में वो फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके आगे बढ़ा दिया गया। अब 2026 में जो आया है, इसमें अभी आयोग बैठी हुई है, आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। 18 महीनों तक इनका मौका दिया गया है। तो 18 महीने मतलब आयोग बैठा फरवरी के आसपास में, तो 18 महीने जोड़ करके आप समझो ये कि 2027 के अंत तक लगभग में, तो लास्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में हो सकता है 2027 में आए इसकी सिफारिशें आए। अगर 2027 में इसकी सिफारिशें आती हैं तो वो सिफारिशें आयोग की ये बताएंगी कि कितना फिटमेंट फैक्टर रखना चाहिए, वो गुणक क्या रखा जाए जिसको बेसिक पे में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा अगर,
तो फिर डायरेक्टली फिटमेंट फैक्टर से अगर बेसिक पे में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो फिर बेसिक पे सबका इंक्रीज हो जाएगा और फिर बेसिक पे के बाद उसमें HRA, DA ये सब जुड़ता जाएगा। ये फिटमेंट फैक्टर डिसाइड कौन करेगा? पूर्व न्यायाधीश रही रंजना प्रकाश देसाई, इन्हीं की अध्यक्षता में वो आयोग बैठाया गया है और उस आयोग की सिफारिशें 18 महीने बाद लागू होंगी, जो ये कह देंगी कि इतना फिटमेंट फैक्टर चाहिए उतना ही फिटमेंट फैक्टर माना जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि मैच में अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा, वही इनका निर्णय सर्वमान्य होगा, आयोग इनके ही अंडर में काम करेगा। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो DA आपका शून्य हो जाता है। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए ग्रुप डी के कर्मचारी हो, तो ग्रुप डी में वर्तमान समय में 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 बेसिक पे मिल रहा है। अब बेसिक पे 18,000 मिल रहा है, लेकिन आप कहोगे कि सर हमको तो सैलरी ज़्यादा बढ़कर आ रही है। तो कारण ये है कि इस बेसिक पे में अब आपका DNS अलाउंस जुड़ेगा, यानी महंगाई भत्ता जुड़ेगा। और अभी सरकार ने अभी वर्तमान में तुरंत आज की न्यूज़ बता रहा हूँ कि 2% DA बढ़ा दिया गया है, तो टोटल 58 से 2% बढ़कर 60% DA हो गया है। मतलब अब इसका तो 60% निकाल लो DA, तो 18,000 का 60% निकालोगे अगर 18 छक्का 108, तो मतलब 10,800 के आसपास तो DA आ गया आपका। इसको ऐड कर लो, फिर उसके बाद HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। इसके अलावा और भी डिपेंड करता है कौन से प्रकार की ड्यूटी है, अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो वो सब, ये सब कैलकुलेट हो करके कुल मिला जुला करके 30-32,000 33,000 तक सैलरी पहुंचती है लेवल 1 की, है ना। ऐसे ही अगर लेवल 2 है, लेवल 3 है, तो उनका सबका बेसिक पे बदलता जाएगा, उसी पर उनका जितना बेसिक पे होगा उसी पर DNS अलाउंस यानी DA मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जब नया वेतन आयोग जब भी लागू होगा, मतलब जब भी उसकी सिफारिशें लागू हो जाएंगी, तब से DA शून्य कर दिया जाएगा। अभी जब तक आयोग की सिफारिशें नहीं आई हैं तब तक ये DA मिल रहा है और अब DA अभी बढ़ता ही जाएगा। तो देखो सरकार यहाँ 2% 1% बढ़ा रही है, कई बार 3% एक साथ बढ़ा देती है। तो 3% 2% ऐसा बढ़ाया जाता है, लेकिन अभी सरकार देख रही है भाई कम से कम 18 महीने तो लगने ही लगने हैं। तो जब 18 महीने लगने हैं तो 6-6 महीने के अंतराल पर, 7-7 महीने के अंतराल पर अगर 2-2% बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा करके 62 से 64% तक DA जाएगा। फिर जैसे ही वो आयोग की सिफारिशें आ जाएंगी कितना फिटमेंट फैक्टर से बढ़ाना है, तो उसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर जितना बचा होगा, यानी 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2026 से लेकर के जब भी मान लो अक्टूबर 2027 में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो रिपोर्ट सौंपती है आयोग, तो 18 महीने जो बाकी एक्स्ट्रा गए हैं उन 18 महीनों का एरियर बनेगा। वो एरियर जो भी लमसम अमाउंट होगा वो एक साथ आपको मिल जाएगा आपके अकाउंट में। मतलब समझे आप, जैसे अभी आप 1 जनवरी 2026 आया, ये मान लिया गया कि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। अब इससे लेकर के आपकी जो सैलरी बढ़ रही है जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, आप सैलरी देख रहे हो वही पुरानी वाली आ रही है। DA जाकर अब बढ़ रहा है, मतलब कि उसमें 2% और इजाफा होकर के अब मिल रहा है, लेकिन वही पुरानी वाली सैलरी अभी मिलती चली जा रही है। लेकिन आपका वो कैलकुलेट होता जा रहा है। अब मान लीजिए इसी में 2.0 का एक मिनिमम मान करके चलते हैं, 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लगता है, तो 2.0 का फिटमेंट फैक्टर मतलब बेसिक पे में इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा पिछले वाले से। तो अभी 18,000 अगर बेसिक पे है तो 18 दूना 36,000 हो जाएगा बेसिक पे। तो अब इस बेसिक पे के आधार पर अगर मिलना शुरू हुआ तो ये पहले तो 18 महीनों का ये निकालेंगे कैलकुलेशन कि अभी जो सैलरी आपको मिल रही है ना, अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 33,000 आपने सैलरी उठाई जिसमें 18,000 आपका ये था, तो अब इसको बाकी का अगर 2.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होना था 36,000, तो आपका बेसिक पे हो गया 36,000, है ना। अब 36,000 पर आपका DA जुड़ता, उसके बाद HRA वगैरह सब जुड़ता, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये 36,000 होगा तो आपका DA शून्य कर दिया जाएगा। तो बाकी का 36,000 में DA को 0 मान करके फिर HRA ये सब वगैरह जोड़ करके जो बनेगा आपका अमाउंट वो मिलेगा। मतलब 33 अभी पा रहे हो, तो अगर 33 से बढ़ करके आप HRA और बाकी जो अलायंस है वो सब जोड़ करके आपका मान लीजिए पहुँचता है 45,000, है ना। तो 45,000 बढ़ता है तो आपको आपका बचा कितना, 12,000 एक्स्ट्रा बचा। तो ये 12,000 जो है ये 12,000 जोड़ता जाएगा और फिर जाकर 18 महीनों का कैलकुलेट होकर एक साथ एरियर मिलेगा। ऐसा मत समझना कि यहाँ DA भी जोड़े हैं और उसके बाद ये भी जोड़े हैं, फिर आगे चल करके वो सब पूरा कैलकुलेट करके इसके साथ देंगे, 60% DA वाला भी मिल जाएगा, बैठ जाओगे और उसके बाद एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो भी मिलेगा। नहीं,
डीए शून्य मान लिया जाएगा उसके बाद से ही, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब इसमें भी सस्पेंस है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सरकार ऐसा भी करे कि भाई चलो अभी तक डीए जो मिल रहा है जितना मिला उतना मिला, ठीक है, इसके बाद बेसिक पे से कैलकुलेट करके एक्स्ट्रा बढ़ाकर अमाउंट दे दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डीए को ये लोग कैंसिल आउट करेंगे, वो भी इंक्लूड करेंगे, मतलब उसको भी डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो ओवरऑल जब सैलरी बढ़ करके आपको मिलेगी जब से, तो एक तो पहले तो लमसम अमाउंट मिल जाएगा, एक साथ एक मुश्त अमाउंट मिल जाएगा जो आपका एरियर बनकर आएगा, उसके बाद से आपकी सैलरी बढ़ करके मिलेगी। अब अगर मजदूर यूनियन की बात माने, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब ये तो कह रहे हैं, मजदूर यूनियन की मांग है कि 3% से भी ज़्यादा का वो 3 गुना से भी ज़्यादा हो, मतलब ये देखिए 3.83 लगभग 4 का 4x का ये मल्टीप्लाई चाहते हैं, मतलब फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं लगभग में। तो अगर इतना हो जाता, इतना तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गया है, लेकिन हो सकता है नेगोशिएशन वाला टेक्निक यहाँ पर काम करे कि मजदूर यूनियन इतना मांग रहे हैं, इतना कह रहे हैं कितना मिले, तो हो सकता है 3% तक आते आते सरकार मान जाए, या हो सकता है कि 2.8586 तो बहुत पहले से ये चर्चा चल रही थी, या फिर हो सकता है 3.3 से मान जाए फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। गलती से बार बार मुंह से परसेंट निकल जा रहा है, परसेंट नहीं होगा, ये फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई फैक्टर है ना, मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया। तो अगर आपको ये और डिटेल में समझना है कि होता क्या है, तो पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बाईपास करके डायरेक्टली ये समझ करके आपको बताया कि आपने पिछली वीडियोज़ देखी होंगी और वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। बाकी और टेक्निकल टर्म इसका जो है, अगर वो डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियोज़ को देखिए, 8वां वेतन आयोग एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगी वीडियोज़। और बाकी ये न्यूज़ थी, ये अपडेट थी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। वैसे आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप करंट अफेयर अच्छे तरीके से मजबूत कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से ही आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में हर महीने की मंथली मैगजीन आती है, ई बुक आती है अपनी, इसके अलावा जो 6 मंथ का है, ईयरली है, ये सब भी ई बुक आती है। इसके अलावा कंप्यूटर की ई बुक और भी तमाम प्रकार के सब्जेक्ट वाइज भी ई बुक मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिल जाती हैं। एमजेटी ऐप पर जाकर आप बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर चीज़ें ले सकते हैं। और देखिए हर मंथ की जो ई बुक आती है वो मात्र 20 रुपये की होती है ना। ब्रह्मास्त्र जो पूरे साल भर का कंटेंट है वो केवल 99 रुपये में, तो मतलब बहुत ही कम दाम में भी आपको ये ई बुक मिल रही हैं और पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप यूपीआई से लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको वो भी मेथड बताया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।